निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ए. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डी कोहली, या बी. बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, या बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो यह था बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह धारणा प्रस्तुत की थी। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया था। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? दया किया केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएंगे, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा जहां अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो यह है सी, मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बंधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर ही बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, या संविधान की प्रस्तावना, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या संसद? तो यह है संविधान की प्रस्तावना। कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 20, 3, या 1, या 4? तो यह किया गया 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से स्पष्ट है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना, और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, या उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, या मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक के तत्व। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? तो यह किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत।
संविधान में दिया गया आमुख एक, न्यायालय में लागू नहीं होता। दूसरा, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा, शासन करने में उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। चौथा, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। कौन सा कूट सही है? इसमें आगे देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चारों कथन सत्य है, परंतु किसी भी विषय में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली विश्लेषण स्रोत पर नहीं लगा। इसलिए हम विकल्प को चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हैं। इस दृष्टि से C1D समान रूप से चयनित करने योग्य किए जाने योग्य हैं। 3 और 4 जैसे शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, या देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, या सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कहेगी। शासन प्रणाली। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। यह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल के प्रयोग से अपने पद पर आसीन होता है और किसी भी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र वर्तमान समय में भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक तंत्र या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख हैं संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। इस शासन प्रणालियों को प्रायः संसदीय शासन व्यवस्था का अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिससे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसदीय विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण संस्था को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यह सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है तथा भारतीय प्रशासनिक राज व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। अध्यात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों का संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, भारतीय संविधान के एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रभाव तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वीयर ने भारत को अर्धसंघात्मक कहा गया है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वीयर का है। भारतीय भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का संघात्मकता के तंत्र ढांचे में नहीं ढाला गया है। केसी वीयर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ध्यान रखिएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ये ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के कोई राज्य अन्य 3 तत्वों के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। कौन सा कथन सही है? तो ये केवल एक सही है, 2 गलत कथन है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारंपरिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक? तो भारतीय शासन प्रणाली संसदात्मक है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में
न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का विधायिकापालिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इनमें से कोई सही नहीं है। क्योंकि कार्यपालिका क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। जो कार्यपालिका होती है विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, यानी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इनमें से वो कथन कोई नहीं है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? यह है ग्रेट ब्रिटेन। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप है जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार? तो स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार यहाँ नहीं है। बाकी अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में संघीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, या संसद संविधान को संशोधन कर सकती है, या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी सही है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 73(3) संसदीय शासन प्रणाली की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त होता है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास मत प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ये कथन केवल 1 और 2 सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और जब तक वे मंत्रियों की संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 75 के 5 में उल्लेखित है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, इसलिए कथन 3 सही है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्यरत करते हैं। बी, यह नीति को निरंतरता प्रदान करते हैं तथा यह अधिक दक्ष हैं। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो यह ऑप्शन से सही है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, मतलब विधानमंडल का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट,
सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ये गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह गलत है, इनमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य हैं कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। कार्यपालिका जो होती हैं वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ये कथन सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ए, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि या उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हंसोमुख दशा में है। तो उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो कथन है सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। ए, राष्ट्रपति में, बी, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में और सदन में। तो यह होती है राष्ट्रपति में, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। बाकी का आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।